प्रॉब्लम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है बड़ा दिन और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस वक्त बड़ी खबर से हम शुरुआत करें। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, देखिए दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया अपना, और अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों को रखा। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता दें। उन्होंने कहा, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत, देश को जातियों में बांटने की कोशिश की गई थी। ये जो जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, उसके लिए ये सीधे तौर पर जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। अपने संबोधन में कई सारी बातों को रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे पहले कमलनाथ भी आए थे, हार स्वीकार की थी, और हमने देखा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। जब हमने मंच से तस्वीर देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और कई सारे बिंदुओं को उन्होंने छुआ है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हार गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती की जीत हुई है। 8,774 मतों से नरोत्तम मिश्रा हार गए हैं। तो बड़ी खबर दतिया से आपको बता रहे हैं। इसे बीजेपी की बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार सीट से बने हुए थे, दादा के नाम से जाने जाते थे यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा, और राजेंद्र भारती पिछली बार भी इनके साथ चुनाव लड़े थे। और इस बार राजेंद्र भारती, क्योंकि पिछली बार जो जीत का मार्जिन था नरोत्तम मिश्रा का, वो बहुत ज्यादा नहीं था, 2500 के करीब था, और दोबारा राजेंद्र भारती को ही कांग्रेस ने मैदान में उतारा, और इस बार राजेंद्र भारती पटकनी देने में कामयाब रहे। तो नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा सीट, हाई प्रोफाइल हॉट सीट में से, जिनमें राजेंद्र भारती लगातार उनसे हार रहे थे, लेकिन इस बार पासा पलटा और जीत दर्ज की राजेंद्र भारती ने। 8,774 मतों के साथ जीत दर्ज की है राजेंद्र भारती ने। तो बीजेपी के कुछ ऐसे बड़े नाम, जिनमें हम देख रहे थे कमल पटेल, मिनिस्टर्स में 6 मिनिस्टर करीब ऐसे हैं जिन्होंने इस चुनाव में हार का मुंह देखा है। और भी जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। और चलिए, चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ शुभकामनाओं का दौर होगा तो दूसरी तरफ मंथन कि आखिर कहां चूक हुई। हर चीज को आजमाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहां छूटे, कहां रह गए। बहरहाल, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुलाकात आपकी करवा देती हूं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रियंका जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत, शुभकामनाएं सबसे पहले आपको, एक बड़ी लीड के साथ जीतती हुई आपकी पार्टी तीनों राज्य में, जिसकी अप्रत्याशित जीत, बड़ी बड़ी सीटें जहां पर हम देख रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा की हार होती है, बड़े बड़े नाम कांग्रेस के जिन्हें हराकर आप लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे नाम हैं जिनमें हम गिन रहे थे, अभी इमरती देवी जी का भी स्टेटस सामने आई गया है, नरोत्तम मिश्रा जी का भी स्टेटस सामने आई गया है। ये बड़े बड़े नाम आपकी पार्टी में, 6 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्या बताएंगे? लिंक फिर से भेजो, है ना जी प्रियंका जी। इस तरह से वैल्यूएशन देखा जाए तो नाम या परंपरागत वोटों की ये जीत नहीं, जीत है सुशासन की, सुव्यवस्थित नीतियों की, सुव्यवस्थित तौर पर जो योजनाएं हैं उनकी जमीनी स्तर तक क्रियान्वयन किया है उनकी है। या हम कहें माननीय जो प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, जो उनके विजन के ऊपर स्पष्ट तौर पर जो वो तटस्थ होकर के कार्य करते हैं, ये जीत उन कार्यकर्ताओं की है जो सतत 5 साल तक
अपने क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखते हैं। तो यह जीत उस प्रयास की है, विश्वास की है, जो पूरे 5 साल तक अपने क्षेत्र में सतत तौर पर जनता की सेवा में लगे रहे हैं और लोक सेवक या जन सेवक के तौर पे अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। ये उनकी जीत है और ये जीत उस कार्यकर्ता की है या हम कहें उस जनता की है जो खुद स्वयं कार्यकर्ता बनकर के हमारे पक्ष में आकर के खड़ी हुई है। तो ये एक नई शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक नया आगाज है। इसमें वोटिंग परसेंटेज नव मतदाता जो हमारे पक्ष में उतरा है, यहाँ कि जो 18 साल के हमारे सतत प्रयास थे महिला जन जागरण को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी सहभागिता को लेकर, हिस्सेदारियों को लेकर के, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक नया अध्याय है जिसकी शुरुआत आज से हुई है और ये बड़ी शुभ और शुभंकर है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से अभी तक ईश्वर के दया से या हम कहें लोगों को आज जो आशीर्वाद जनता ने हमें दिया है, तो ये आशीर्वाद आगे भी बना रहे और उनकी नीतियों को अगर हम कहें स्पष्ट तौर पे लागू करने पे हम जहाँ तक सक्षम हुए हैं और एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हम जिस तरह से अग्रसर हो रहे हैं, ये सपना सभी के सहयोग से पूर्ण हो। चलिए लौट रहे आपके पास रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, एक तरफ अप्रत्याशित जीत हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमने राजस्थान में देखा, हमने छत्तीसगढ़ भी हमने देखा, जहां पर अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था कि जिस तरीके से रुझान सामने आए इतनी बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई। लेकिन ये आकलन किया जा रहा था कि तमाम मुद्दे, जिसमें इंडिया अलायंस की बात हम कर रहे थे, जिसमें बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसमें माफ कीजिए कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने जाति जनगणना को भी कोट किया कि 4 जातियां, खासतौर पर गरीब की एक जाति उन्होंने खासतौर पर मुद्दा उठाया। ऐसी कई सारी बातें। लेकिन बीजेपी के लिए हम देखें तो 6 मिनिस्टर, सिटिंग एमएलए, मंत्री उनके हार जाते हैं, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़ा नाम भी शामिल है, कमल पटेल जैसे बड़ा नाम भी शामिल है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़त मिलेगी, जीत होगी, इसकी कल्पना थी, लेकिन सीटें मिलेंगी ये कल्पना नहीं। तो स्वाभाविक रूप से इसके 2-3 कारण ही मुझे समझ में आते हैं। एक तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो चेहरा रहा है उसका लाभ मिला उनको, लाडली बहना का भी उनको एक लाभ मिला। एक जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या जब मिली है उनको, 165-67 सीट जब मिली है और राजस्थान में भी एकदम क्लियर, और जो वोट का प्रतिशत इस बार छत्तीसगढ़ में मिला है भाजपा को, इतना वोट का प्रतिशत छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतना वोट का प्रतिशत कभी नहीं मिला। तो मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश में जो सांस्कृतिक राष्ट्रभाव का जो वातावरण बना हुआ है, उसका कहीं ना कहीं एक लाभ मिला है। और विशेषकर ये माना जाता है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा अगर वो जिंदा है तो वो महिलाओं के कारण जिंदा है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों का मतदान बढ़ा है, क्योंकि एक तीनों राज्यों में एक बड़ी कॉमन बात देखने को मिली है कि नगरीय क्षेत्र का मतदान अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में मतदान ज्यादा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो करीब 70-80 ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने मतदान किया, तो वो जीती। अब दूसरा सवाल आता है कुछ नामवर लोगों के चुनाव हारने का। तो निश्चित रूप से 2-3 नाम तो ऐसे पहले से ही माने जा रहे थे, जैसे गणेश सिंह जी का नाम है, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है कि ये चुनाव हार सकते हैं। कमल पटेल जी के मामले में ये था कि वो संघर्ष के बीच है। लेकिन सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ है इस चुनाव में वो ग्वालियर और चंबल संभाग में हुआ। ग्वालियर संभाग में भाजपा के जैसे नरोत्तम मिश्रा है, मेरे ख्याल से अरविंद भदौरिया है या महेंद्र सिंह सिसोदिया है या माया सिंह है, इन लोगों का भी चुनाव हार जाने का आश्चर्यजनक है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो पीछे चल रहे थे, जैसे गोविंद सिंह थे, लक्ष्मण सिंह थे या मेरे ख्याल केपी सिंह भी थे, जो पीछे चल रहे थे, अब इनका रिजल्ट क्या आया ये मैंने अभी लेटेस्ट नहीं देख पाया। तो ये जो उलटफेर ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ है, ये थोड़ा सा एक आश्चर्यजनक है। ये समीक्षा की स्थिति में भी है, ये उलटफेर दोनों में है, कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। तो स्वाभाविक रूप से ये चुनाव में जो संख्या भी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में वोट बढ़ेगा भाजपा की, इसका मुझे कल्पना थी कि मुझे था कि 4-5% बढ़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो 10-11% वोट बढ़ा है।
ये वाकई जो है एक आश्चर्यजनक है। और इसको मैं तीनों राज्यों में मोदी इफेक्ट ही मानूंगा, क्योंकि अगर लाडली बहना का निश्चित रूप से योगदान रहा है तो वो मध्य प्रदेश में हो सकता है, या सचिन पायलट के या गहलोत के झगड़े का अगर हमको लाभ मिल सकता है तो वो भाजपा को लाभ मिल सकता है, तो वो राजस्थान में हो सकता है। लेकिन अगर तीनों राज्यों में इस तरीके से वोट का जो प्रतिशत बढ़ा है वो कहीं ना कहीं मोदी इफेक्ट के कारण बढ़ा है, ये मेरा एक अनुमान लगता है मुझे। जी, हमारे साथ प्रभु पटेरिया जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। एमपी में सर बीजेपी की जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन अब ये भी आकलन करना जरूरी है कि जिन सीटों पर हारे उनके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि बड़े बड़े नाम ध्वस्त हुए, और जिन सीटों पर जीते तो कौन सी योजनाएं थी जो वाकई इफेक्ट की जनता को। और साथ ही हम अगर कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि क्या वाकई जो मुद्दे इंडिया अलायंस ने उठाए थे उन्हें हम देख रहे थे, कांग्रेस ने राज्यों में भी उठाया, राहुल गांधी के बयानबाजी, कितना इफेक्ट कांग्रेस को उन मुद्दों को लेकर आप कहेंगे कि हुई है कि जो कांग्रेस ने उठाया, जिसमें हम बयानबाजी सुन रहे थे, फिल्मी एक्टरों की बातें सुन रहे थे, फिल्मों की एंट्री हो रही थी? प्रभु सर। प्रभु सर, आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हुआ है प्रभु सर का, हम लौटेंगे उनके पास। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी से तो, लेकिन कांग्रेस, अब देखिए कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस अब डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जबकि आपको अच्छे से पता है कि हम एक दिन पहले से, काफी लंबे समय से, इलेक्शन टाइम पे तो हम काफी लंबे समय से प्लान करके रखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन गेस्ट होंगे, लेकिन कांग्रेस शायद इतना भी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही है, इतनी भी उम्मीद नहीं हो रही है कांग्रेस को कि वो डिबेट में आए या फिर अपनी बात रखे। पर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका नाम है हेमंत जोशी जी। हेमंत जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। और हेमंत जोशी जी, आम आदमी पार्टी की तो खैर कांग्रेस के लिए इसलिए ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि सेकंड पार्टी मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको भी ये कहा जा रहा था कि अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या कोशिशें आप लोगों ने की हैं, लेकिन 2018 के पास, आपके पास 2023 बहुत समय था, आप लोग काम कर सकते थे। ना संगठन बहुत मजबूत कर पाए आप, ना ही प्रत्याशी बड़े चुन पाए आप। जो टूटे बीजेपी से, कांग्रेस से, उन्हें आपने मौका दिया और वो भी नहीं जीत पाए। देखिए, जो जनता का फैसला आया वो सिरोधार्य है। हम मानते हैं कि हमारी जो अच्छी नीतियां थी, मूलभूत सुविधाओं पर जो हमने दिल्ली और पंजाब में काम किया था, वो हम मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचाने में असफल रहे। लेकिन भविष्य में हम और नए जोश से, नई ऊर्जा से और नई नीतियों से जनता के पास जाएंगे और जनता को जो मूलभूत सुविधा का हक होता है उसको दिलवाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो मूलभूत गौण मुद्दे थे, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर, इस मुद्दों के ऊपर चुनाव मुझे समझ में नहीं आता है कि जनता ने इन मुद्दों को क्यों नहीं प्राथमिकता दी। पर हम करेंगे और जो मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने पंजाब, दिल्ली में काम किया है, उसी तरह के मूलभूत सुविधाओं के हक के लिए, जनता के हक के लिए हम मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बीजेपी अपने विकास का डंका पीटती हुई नजर आ रही थी कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। उसके बाद चूंकि हमने देखा कि आपने पंजाब में भी अनाउंसमेंट किए फ्रीबीज पॉलिसीज की, आपने दिल्ली में भी अनाउंस किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने उस फॉर्मूले को अपनाते हुए, अख्तियार करते हुए, बाकी स्टेट्स में भी हम देख रहे हैं ये सारे फॉर्मूले अपनाए जाने लगे। तो ये कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आप ही ने आगे बढ़ाया, आप दूसरी पार्टियों से आगे बढ़ा रही हैं। हेमंत जोशी जी, देखिए, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने के लिए आए हैं और हमने फ्रीबीज के साथ साथ में लोगों को अच्छे स्कूल दिए, अच्छे टीचर दिए, अच्छे अस्पताल दिए, अच्छी दवाई की व्यवस्था दी और अच्छे रोजगार दिए। यदि रोजगार हम देते हैं तो एक परिवार सुदृढ़ होता है, वहां पर नौकरियां भी आती है, वहां पर इनकम की सोर्स होती है, तो वो परिवार अपने आप सक्षम हो जाता है, निर्भर हो जाता है। तो फ्रीबीज डायरेक्ट नहीं देते हुए हमने दूसरी सुविधाओं को इतना आगे दिया, इतना सक्षम किया कि आदमी का परिवार खुद ही सक्षम हो जाता है। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, नहीं आवाज मिल रही है उनको, मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। ये बताया है आम आदमी पार्टी ने कि जिस तरह की उनकी कोशिशें दिल्ली में रही, अच्छा स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क देने की, फ्री पानी, फ्री बिजली, लेकिन वो आपकी कोशिशें नहीं रही। लेकिन फ्रीबीज की बात वो भी कर रहे हैं और फ्रीबीज की बात आप लोगों ने भी की है, लेकिन ये कब तक देंगे? क्योंकि ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि अलग अलग जगहों से जो बजट की कटौती की, उसके बाद इस योजना को आगे बढ़ा पाए। लेकिन जाहिर है कि जनता ने आपकी कोशिशों को सराहा है और आपको सिंहासन तक विराजमान कराया है, लेकिन कैसे आगे करेंगे? इसको लेकर प्लान है, रोड मैप है बीजेपी के पास?
देखिए, फ्रीबीज की बात करें और जनता के हित की या जनहितैषी योजनाओं की बात करें तो अलग अलग दृष्टिकोण अलग अलग चीज़ों के ऊपर होता है। फ्रीबीज के ऊपर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया गया या कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिस चीज़ों को लेकर के बात अगर ये लोग कह रहे हैं कि फ्रीबीज है, तो वो ऐसा हमारे दृष्टि में तो नहीं नजर आता। महिलाओं की स्थिति को और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ उनकी जो समाज में सहभागिता है, इसके लिए सबसे बड़ा सर्वोच्च उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो स्व सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक तौर पर मजबूत हुई महिलाओं का भी प्रतिशत बहुत बड़ा है, जिसमें अगर हम देखें तो उन्होंने छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हैं उसके माध्यम से उनकी घर में स्थिति को काफ़ी परिवर्तन आया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स पे, रजिस्ट्री टैक्स पे, तो महिलाओं को थोड़ा बहुत रिबेट मिला तो उससे उनकी प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी बढ़ी। तो जो ये लोग बस कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि सिर्फ एक लाडली बहना योजना ही अगर सिर्फ उस चीज़ के लिए अगर बात करें इतने बड़े मैंडेट के लिए अगर कहीं जिम्मेदार है तो ये सरासर गलत होगा। सतत प्रयास का नतीजा है आज 18 साल में जिस तरीके से जो लाडली लक्ष्मी बन के जन्मी है बिटिया, जिसके जन्म को पहले एक मनहूसियत मानी जाती थी और आज उसको उत्सव के तौर पे देखा जाने लग गया है। या बात करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के माध्यम से जिस तरह के स्तर में परिवर्तन आया है। मातृ वंदना योजना के हिसाब से अगर हम देखने जाएं जिस हिसाब से माता बहनों के स्वास्थ्य में जो परिवर्तन आया और उनके देखरेख को लेकर के जो ठीक है, आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसका फायदा जनता को मिला और जो हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं, उनको जिस सरकार से फायदा मिल रहा था, जाहिर सी बात है वो उसी की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन अब आगे क्या? प्रभु सर, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी की इस जीत को? बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको आवाज मिल पा रही है सर? अब हाँ, बादल आवाज आने लगी। सर, कैसे एनालिसिस करते हैं आप बीजेपी की इस जीत का और आगे क्या देखते हैं? क्या वाकई सीएम फेस अब बनाया नहीं तो आगे क्या चेंज होगा मुख्यमंत्री? आगे आप बीजेपी का राजनीतिक भविष्य मध्य प्रदेश में किस तरह से वो डिपार्टमेंट्स या पोर्टफोलियोज बांटेंगे, क्या आप देख रहे हैं? दोनों ही चीजों को मैं चाहूंगी आपका एनालिसिस हो उस पर। देखिए पारुल, जिस तरीके से बीजेपी को जो बहुमत मिला है मध्य प्रदेश में, जो 164 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान का जो काम है 18.5 साल का, उनका जो योगदान है, उनका जो स्कीम्स है, उसका बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हम यदि चुनाव की शुरुआत से देखते हैं तो चुनाव की शुरुआत में जैसे अभी बात हो रही थी कि कोई सीएम फेस बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक ये माहौल बन गया था कि सीएम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, इसलिए 8 बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतार दिया गया, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते हार चुके हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बड़ी मुश्किल से बाद के राउंड में आगे बढ़कर जीत पाए। तो शिवराज सिंह चौहान की जो स्कीम है, उनका जो काम है, तो उसको बाद में नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज को महसूस किया। और आप याद कीजिए कि शिवराज सिंह को लेकर मोदी ने अपनी सभाओं में जो पहले नाम नहीं लेते थे, उन्होंने कहा कि बहनों को याद करेंगे तो मामा याद आता है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान के काम का उनने भी वो किया। तो इसलिए ये मान के चल सकते हैं कि जो मेजोरिटी आई है इसके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त उम्मीदवार, दावेदार, और वर्तमान मुख्यमंत्री तो है ही, तो उनका ही नंबर यहाँ सबसे पहले है। और इसमें एक चीज और कि प्रहलाद पटेल जो एक और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि हम सब में जो तमाम नेता जो दावेदार है, हम सब में सबसे ज्यादा योग्य जो व्यक्ति यदि कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। तो निश्चित तौर पर जब वो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं जो दावेदार हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का दावा सबसे मजबूत है। इस लोकसभा चुनाव तक तो ये स्थिति रह सकती है। उसके बाद चूंकि बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और लंबे समय तक 18.5 साल से का कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का हो गया है, यदि वो 5वीं बार शपथ लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी चाहेंगे कि नया नेतृत्व उभर के आए। तो यदि पार्टी की सहमति और उनकी सहमति बनती है, उनका जो महत्वपूर्ण काम मध्य प्रदेश का पूरा हो जाता है, तो हो सकता है कि वो खुद स्वेच्छा से इस बात को प्रोजेक्ट करें आगे चल के कि किसी पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है तो नए व्यक्ति को मौका दिया जाए। ये चूंकि भाजपा एक अलग तरीके नेचर की पार्टी, तो यहाँ पर ये हो सकता है। अब पोर्टफोलियो क्या होंगे, तो पोर्टफोलियो तो शिवराज सिंह चौहान जो यदि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं
तो केंद्रीय आला कमान की सहमति से वो तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बार जैसे अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे, उन्होंने भी नारी शक्ति की बड़ी तारीफ की है, तो निश्चित तौर पर इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं को ज्यादा प्रमुखता दिखाई देगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनको मिलेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। नए लोगों को भी मौका बीजेपी मंत्रिमंडल में देगी। जिस तरीके से प्रदेश संगठन में वीडी शर्मा के साथ ही जिला स्तर पर बदलाव, नए लोग आए, तो स्वाभाविक तौर पर नया नेतृत्व उभारना है तो मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को लिया जाएगा। क्योंकि अभी जो चेहरे थे, आप देखिए नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव भी अभी हार गए हैं, जो सूचना आई है, नरोत्तम मिश्रा का यदि हम कहें तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका नरोत्तम मिश्रा का इस लिहाज से है कि वो देश या कहें दुनिया के सबसे लंबे समय तक संसदीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। वो स्वास्थ्य मंत्री लंबे समय तक रहे, वो विधि मंत्री लंबे समय तक रहे। तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड है, गोपाल भार्गव लगातार, गोपाल भार्गव को कहें तो 20 साल से वो मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में किसी और नेता को ये सुख नसीब नहीं हुआ है। जैसे लंबे लंबे समय से लोग जहां पर पदों पर बने हुए हैं, नया नेतृत्व नहीं उभर पा रहा है, तो वो एक पीढ़ी परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देगा। माफी के साथ मुझे आपको रोकना होगा। नरेला से बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग ने जीत दर्ज कर ली है। 25,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। जीत के बाद सारंग ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की है, मिठाइयां बांटी हैं। ये देखिए, अपने कंधे पर बिठाए समर्थक विश्वास सारंग को और विक्ट्री का साइन दोनों हाथों से दिखाते हुए, हाथ जोड़कर अपने लिए आशीर्वाद जो दिया है वो स्वीकारते हुए आतिशबाजी भी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है। धूमधाम से जीत का जश्न मनाते हुए समर्थक कार्यकर्ता। तो ये देखिए, विश्वास सारंग नरेला विधानसभा सीट, और ये कहा जा रहा था काफी टफ फाइट हो सकती है। मनोज शुक्ला उनके सामने कैंडिडेट थे, लेकिन जीत गए हैं अब विश्वास सारंग। तो देखिए प्रभु जी, आप ये कह ही रहे थे कि बड़े बड़े नाम जो ध्वस्त भी हुए, कांग्रेस में भी सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता को बिठा दिया बीजेपी ने, और बीजेपी में भी हम देखें तो कई ऐसे कि एंटी इंकम्बेंसी जो सरकार के साथ होती है, ये कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री और विधायक, जो कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के, करीब 60-70 विधायक कांग्रेस के चुनाव हारे हैं। पूर्व मंत्री जो मंत्री रहे 15 महीने की सरकार, उनमें से बहुत सारे चुनाव हार गए। तो एंटी इंकम्बेंसी आमतौर पर सत्ताधारी दल के खिलाफ होती है। यहाँ तो विपक्ष के मंत्री जो रह चुके हैं उनके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी दिखाई दी। ये लेकिन सर इस जो रिजल्ट सामने आया रमेश सर, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी कि ये तस्वीर होगी, इतना कोई नहीं सोच रहा था। हमने देखा बड़े बड़े जो सर्वेस आ रहे थे, बड़े बड़े एग्जिट पोल्स दिए, उसके बावजूद भी ये तस्वीर तो नहीं एक्सेप्ट की जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो बड़े बड़े नाम हमने देखे कि ध्वस्त हुए, उसके बाद जो विधायकी की भी हम बात कर रहे थे, जो लगातार अपनी सीट से जीतते आ रहे थे, उनमें से भी कई नाम ऐसे जो हैं वो गए, न केवल कांग्रेस में बल्कि बीजेपी ने। और जब हम चर्चा भी कर रहे थे, विश्लेषण किया था, तो कई सारे लोग ऐसा भी कहते हुए नजर आए कि फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बार मतदाताओं का मूड भांपने में बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति है। ये माना जाए कि वाकई अब मतदाता है वो जागरूक है, साइलेंट है, वो नहीं बताना चाहता कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो सीधे अपनी सरकार चुनता है। और ये आने वाले समय में बहुत स्थितियां राजनीतिक दलों के लिए परेशानी खड़ी करने वाली, कि समझ ही नहीं आ रहा वोटर्स क्या चाहते हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो बड़े नेता हारे हैं, इन बड़े नेताओं को हमको दो श्रेणी में रखना होगा। जो बड़े नेता हारे हैं, एक बड़े नेता वो हारे हैं जो ग्वालियर चंबल से बाहर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए गणेश सिंह हारे हैं या फग्गन सिंह कुलस्ते हारे हैं। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी वो इस सीट से चुनाव हारे, मतलब यहाँ वोट कम मिले थे, यहाँ से कांग्रेस जीती थी और बड़े भारी, मतलब लोकसभा में भी न केवल 2018 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, बल्कि लोकसभा का चुनाव जब फग्गन सिंह जी ने लड़ा था, तो इस सीट से, निवास सीट से जो अंतर था हार जीत का, वो बहुत ज्यादा था। तो फग्गन सिंह जी को इस सीट की जीत पहले से ही संदिग्ध लग रही थी। यही स्थिति गणेश सिंह जी की थी। तो कुल मिलाकर के इनका हारना दोनों का एक अलग है, और ग्वालियर चंबल संभाग में जो हार हुई है वरिष्ठ लोगों की, वो बिल्कुल अलग है। या जैसे राउत से अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो वहां पर क्योंकि मधु वर्मा को जैसे जिस दिन घोषित किया था भाजपा ने, उस दिन लग गया था कि यहाँ से भाजपा इस सीट को निकाल सकती है। उसका एक कारण जो मुझे अब समझ आ रहा है, यद्यपि मुझे 130 सीट भाजपा को मिलेगी इसकी कल्पना मुझको थी, और ये मैंने फेसबुक पर 6 दिन पहले एग्जिट पोल के भी पहले लिख दिया था। मैं फेसबुक पर आप खोल करके देख लीजिए, 130 प्लस मैंने लिख दिया था।
तो 130 की मुझे कल्पना थी कि 130 से ऊपर भाजपा आएगी, लेकिन 160 या 150 क्रॉस करेगी ये मेरी कल्पना में भी नहीं था। इसका कारण जो मुझे समझ में आता है, उसका कारण कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना है। एक पक्ष और भी ऐसा है जिसका ना तो जिसकी तरफ मीडिया का ध्यान है और भाजपा वाले तो उसको श्रेय देंगे ही नहीं। पिछले 3 महीने से अगर आप देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अयोध्या के जो कार्यक्रम है या मंदिर को लेकर के गांव-गांव में बैठ के कर रहे हैं, उनकी टोलियां बन रही हैं। और अब जो नए सिरे से अगर जा रहा है तो वहां से अक्षत जा रहा है, अक्षत कलश आए हैं। तो इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो राम मंदिर के लिए जो स्तंभ बनाए जाने हैं पूरे देश भर में, शायद 245 या 265 कितने स्तंभ बनाए जाते हैं, उसके लिए मुझे जो लग रहा है बैठ के से जो चेतना आई है उसका लाभ मुझे लग रहा है कि उसका लाभ भाजपा को मिला है। मुझे इसको, क्योंकि सत्ता में रहते हुए और विपक्ष का जो इस तरह हार जाना है, जो प्रभु पटेरिया जी ने कहा, ये वाकई एक अपने आप में एक नया उदाहरण है। और वोट का परसेंटेज तीनों प्रांतों में बढ़ना, ये मुझे कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना है उसकी तरफ आ रही है। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, मुझे जो लग रहा है इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए ये जाति का मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने, उस मुद्दे पर फेल हुई। वो ठीक है कि बीच में कुछ कालखंड ऐसा गया जब भारत में जब जाति की चर्चा ज्यादा होती थी, लेकिन आज जो समाज जो है, आज का समाज वो जातियों से बहुत ऊपर आ गया है। कोई किसी से जाति नहीं पूछता। अब मैं 2 उदाहरण आपको दूं कि जब 22 लाख जो दीप जले अयोध्या में, किसने किसकी जाति पूछी? या 50 लाख लोग इस बार बद्रीनाथ को गए, किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी। 1 करोड़ लोग वैष्णो देवी गए पूरे साल में, तो किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी। तो ये जो 10 करोड़ तीर्थ यात्री हैं जो कोई वृंदावन यात्रा कर रहा है, कोई कहीं पूछता नहीं है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि के लिए जो मुद्दा उठाया, मुझे लग रहा है कि समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो कुल मिलाकर के, लेकिन इसके अलावा भाजपा के सामने अब एक बड़ी चुनौती आएगी इन तीनों राज्यों में, क्योंकि घोषणाएं तो बहुत लंबी जी रमेश जी, एक बड़ी खबर है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद वापस आप ही के पास लौटूंगी। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक लगातार जारी है। बैठक में पर्यवेक्षक तय किए जाएंगे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पीएम मोदी, अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी इसी के लिए जाने जाती है कि वो हमेशा अपने काम पर लग जाती है। अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ ही है और हम देख रहे हैं कि अब पर्यवेक्षकों को लेकर मीटिंग शुरू हो गई है। जी रमेश जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं ये कह रहा था कि बदली परिस्थिति में मुझे 2 संभावनाएं दिखती हैं। एक तो चुनौती की चर्चा बाद में कर लेंगे। एक संभावना मुझे ये दिखती है कि मंत्रिमंडल बनेगा तो उसमें उप मुख्यमंत्री 1 या 2 हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भले ही मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, लेकिन भाजपा उसको एडजस्ट कर सकती है। 1 या 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें भी, और शपथ ग्रहण जब होगा उसमें भी, कहीं ना कहीं केंद्र का कोई बड़ा नेता होगा। बहुत संभव है कि अमित शाह हो, या बहुत संभव है कि मोदी जी खुद आ जाएं। नड्डा तो रहेंगे ही। ये मुझे लग रहा है कि तीनों प्रांतों में कोई बड़ा नेता शपथ ग्रहण में भी होगा, विधायक दल में भी होगा। और अगर उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय होता है, मान लीजिए महिला मुख्यमंत्री बना ले या आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए, अगर जनरल कोटे का हो, तो फिर मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है तीनों राज्यों में, वो फंड की चुनौती आने वाली है। जो घोषणाएं की हैं उसका पैसा कहां से आएगा, ये अभी एक सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, इसी सवाल को मैं प्रभु जी के पास लिए जा रही हूँ, उसके बाद मेहमानों के पास आऊंगी। और उसके साथ सवाल ये भी, क्या प्रभु जी क्या लगता है आपको, अब कांग्रेस को अपनी लीडरशिप चेंज करना चाहिए स्टेट में खास तौर पर, या इसी तरह से आगे बढ़ेगी कांग्रेस, या फिर आपको लगता है कि सेकंड लीडरशिप कांग्रेस को तैयार करनी चाहिए, वो आगे कांग्रेस को लेकर जाए, क्योंकि विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है इस वक्त? हाँ बिल्कुल पारुल, उम्रदराज घोड़े रेस नहीं जीता करते, ये पुरानी कहावत है। भले कमलनाथ लीड करें, दिग्विजय सिंह लीड करें, लेकिन उनको मोर्चों पर जो फ्रंट पे जो है युवाओं को रखना होगा। अब देखिए इस चुनाव में हुआ क्या, उमंग सिंघार जो आदिवासी युवा चेहरे थे, जो आक्रामक चेहरे थे, उनको वहीं तक सीमित करके रख दिया गया, जबकि वो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। अजय सिंह राहुल वो उनको वहीं चुरहट से बाहर नहीं निकल पाए अपने एरिया से। अरुण यादव जो कि जिनका एक बड़ा करिश्माई नेतृत्व रहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, ने खासी मेहनत की थी। और उसके बाद कमलनाथ जी आए और 2018 में सरकार गिरी, उन्हें लाठियां भी खाई थी सड़क पर चल के। तो युवा नेतृत्व यदि सामने रहेगा
तो वो काम करता है। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने यही किया कि जो बूथ में स्तर पे जो कार्यकर्ता लगाए वो सब युवा लगाए। बीजेपी के आधे से ज्यादा जिलाध्यक्ष जो है वो 45 साल से कम उम्र के हैं। युवाओं पर ज्यादा बीजेपी ने फोकस किया, उनकी टीम काम करती है और चुनाव वही जीतते हैं जिनके साथ युवा होते हैं, क्योंकि वही घर घर जाता है, वही मेहनत करता है। यदि वो उम्र दराज है तो उसके साथ तो तमाम तरह की समस्याएं जुड़ी रहती हैं, उसको परिवार भी देखना है, नौकरी भी देखना है, काम धंधा भी करना है। तो ये जो बीजेपी ने प्रयोग किया वो कांग्रेस को करना चाहिए और युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहिए, तो ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के लिए लिहाज से यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश वो राज्य है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई 7% वोट पे आगे सिमट गई। मध्य प्रदेश में 20 यदि हम बीच के 15 महीने को छोड़ दें तो 18.5 साल से ज्यादा कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक मध्य प्रदेश में नहीं घटा है। वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ा तो कांग्रेस का भी बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश में दो दलों वाली राजनीति है, यहाँ पर कांग्रेस को अपने आप वोट मिलेगा, जो नाराज वोट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगा। तो कांग्रेस केवल इसी पर भरोसा कर गई। जो कमलनाथ ने जो बात कही थी, जो भी मैंने कहा था, कमलनाथ ने ये कहा कि हमारा चुनाव तो जनता लड़ेगी, तो जनता के भरोसे बैठे रहे। जनता ने लाडली लक्ष्मी और जो है बाकी शिवराज मामा की स्कीमों को देखा, जो पैसा मिल रहा था उसको देखा। ये चुनाव जो है नगद नारायण डीबीटी का चुनाव है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है वो नगद लोगों के खाते में हो रहा है बगैर किसी मेहनत किए हुए। तो ये उसका चुनाव था, जो लाभ उसको मिला। शिवराज जी ने भरोसा दिलाया कि कहीं से भी पैसा आएगा वो पैसा वो दिला के रहेंगे, किसी को जो है स्कीम का कोई बंद नहीं होगी। तो ये चीजों को कांग्रेस को समझना होगा, युवा नेतृत्व को आगे लाना होगा, जो सड़क पर आकर संघर्ष कर सके, जो मेहनत कर सके, जो गांव-गांव जाएं, तो जाकर कांग्रेस का उत्थान यहाँ पर बहुत आसानी से हो सकता है। क्षेत्रवार अगर समझने की कोशिश करूं, हालांकि मैं पहले बीजेपी के पास चली जाती हूं, वापस आप लोगों के पास आऊंगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हुई हैं उनके पास भी मुझे जाना है। मैम प्रियंका जी, जाहिर सी बात है जब जीत की बात होती है तो बधाइयां होती हैं, और जो सीटें हार जाते हैं, आप खासतौर पर ग्वालियर चंबल की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पे जो ये माना जा रहा था कि सिंधिया जी ने इतना प्रेशर डाल दिया है, वहाँ पर इतना काम किया है, मेहनत इतनी की है कि अच्छी खासी सीटें आप लोग ग्वालियर चंबल में निकालेंगे। लेकिन ये भी माना गया कि ग्वालियर चंबल में वोट परसेंट भी, अभी प्रभु जी भी बता रहे थे कि कांग्रेस का वोट परसेंट, वोट शेयर कम नहीं हुआ, बीजेपी का बढ़ा है। क्योंकि हम अन्य दलों की बात करें तो अन्य दल तो वहां पर खाता खोलने में कामयाबी नहीं हो पा रहे हैं। बीएसपी का जरूर ये पता चल रहा है कि 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। क्या बताएंगे आप इसको लेकर? मैं जवाब लूंगी आपसे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा। इस वक्त बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता देते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। देखिए, बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद, हैट्रिक लगाने के बाद एक बड़ा बयान सीएम का आया। ये कहते हैं कि ये जीत पीएम मोदी के प्रति विश्वास की जीत है, भाजपा के डबल इंजन सरकार के कार्यों की विजय है, मध्य प्रदेश के 9.5 करोड़ जनता का विश्वास है। मैं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। ये विजय गरीबों, नौजवानों, माताओं, बहनों की विजय है। तो एक बार फिर से देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश में सीएम फेस प्रेजेंट नहीं किया जा रहा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमल का निशान ही प्रत्याशी था और पीएम मोदी का चेहरा आगे किया गया था। और जो बयान सामने आया है उसमें भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी के प्रति विश्वास की जीत है। जी का मार्गदर्शन, हमारे चुनाव के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी का परिश्रम और योजना, और परिवार के मुखिया की तरह आदरणीय शिव प्रकाश जी का प्यार और मार्गदर्शन, अश्विनी वैष्णव जी का स्नेहपूर्ण समर्थन, और इसके साथ साथ हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे सारे नेता, हम सब मिलकर चुनाव लड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे। अगर सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो सेवा असर करती है। पूरा मध्य प्रदेश जो हमारा परिवार है, उसके भाई और बहनों ने अपना परिवार समझ के, अपना समझ के, क्योंकि नेता और जनता नहीं,
पूरा प्रदेश परिवार हो गया। उन्होंने अद्भुत प्यार दिया है। मैं आभारी हूं मेरी देवी तुल्य बहनों का। हम जहां जाते थे उनका प्यार उमड़ता था। वो स्नेह से आशीर्वाद देती थी, और न केवल आशीर्वाद देती थी, भावुक हो जाती थी और कहती थी, भैया अपन ही जीतेंगे, मेरी बहनों अपन जीत गए। भांजे भांजियों का ऐसा प्रेम मिलता था। मामा मामा कह के पुकारते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था। ये उन भांजे और भांजियों के प्रेम की विजय है। मैं प्रदेश के समाज के सभी वर्गों के भाई और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कई बार मुझे लगता भी कि धन्यवाद किसको दूं, क्योंकि सब तो अपने हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद। उन्होंने विश्वास बना के रखा भारतीय जनता पार्टी पर, और हमारा संकल्प है कि जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। जो प्रदेश के विकास का रोड मैप हमने बनाया है, हम उस पर चलकर प्रदेश को विकसित भी करेंगे, समृद्ध भी बनाएंगे, और जो जो वचन दिए हैं वो सारे संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं, एक एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गारंटी है। हम उसको हर हालत में पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, किन शब्दों में मैं आभार प्रकट करूं। मैं तो विनम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम करता हूं, इस संकल्प के साथ कि जिएंगे तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे थे। मैं इस पर प्रभु जी और रमेश जी आपकी भी टिप्पणी चाहूंगी, लेकिन पहले प्रियंका जी को बोलने देती हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आती हूं। प्रियंका जी, एक भावुक अपील तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि कई ऐसे बड़े नाम आपके ध्वस्त हुए हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो रही, और उस क्षेत्र में अगर वो शायद ज्यादा काम कर पाते, या फिर जो जितना भी जोर लगाया है योजनाओं के लिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, नड्डा साहब, योगी जी भी आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े नाम अपनी सीट नहीं बचा पाए। चलिए, प्रियंका जी को आवाज नहीं पहुंच रही। प्रभु जी, रमेश जी, पहले प्रभु जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मंच पर थे तब उन्होंने एक अपील की थी जिसको बहुत हाईलाइट किया गया था कि क्यों आखिर इस तरह से भावुक होकर बयान दे रहे हैं, लेकिन आज भी वो उसी तरीके से भावुक दिखाई दे रहे थे। देखिए पारुल जी, राजनीति एक तरीके का व्यापार है। कोई भावनाएं बेचता है, कोई स्कीम बेचता है, कोई आश्वासन देता है, कोई विकास की चीजें लेकर जाता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है आम जनता से जुड़े हैं, गांव से आए हुए हैं, उनको महिलाओं को लेकर उनका एक खास संवेदनाएं हैं। वो अपनी भावनाओं का एक व्यापार, एक तरीके से कहें इसको, राजनीति वो करते हैं। लाडली लक्ष्मी, जैसा अभी प्रियंका जी बता रही थी, शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना स्कीम आज आई है, उसका फायदा हमको अभी देख रहे हैं, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी। लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना, वो लाडली लक्ष्मी पढ़कर जो है अब कॉलेज पहुंच गई, या उसमें से कन्यादान का लाभ मिल गया उनको, बहुत सारी लाडली लक्ष्मियों को। वही लाडली लक्ष्मी या तो अभी कुछ इस स्कीम का फायदा लेने के लिए पात्र होने वाली हैं, लाडली बहना का, या कुछ दिन बाद हो जाएंगी। तो एक तरीके से कहें कि वो जो लगातार एक साइकिल शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, एक तरीके से लोगों को जोड़ा पूरी तरह कि वो महिला है तो उसके साथ भाजपा खड़ी है, शिवराज मामा खड़ा हुआ है, शिवराज भैया उनका खड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके का एक उन्होंने जो बनाया, और वही उसी की अभिव्यक्ति मुख्यमंत्री को अभी भी करते हुए, अभी हम जो बयान सुन रहे थे उसमें वो कह रहे हैं, बहनों को वो बधाई दे रहे हैं कि बहनें जीत गई, बहनों ने जिता दिया। प्रदेश में 10% ज्यादा पोलिंग महिलाओं की हुई है कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के पक्ष में। ओबीसी का मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया था, 10% से ज्यादा वोटिंग बीजेपी के पक्ष में ओबीसी की हुई है कांग्रेस के बनिस्बत।
तो ये जो मुद्दे जो कांग्रेस ने उठाए उनकी ग्रेविटी वो समझ नहीं पाए, कहाँ नुकसान कर जाएंगे या फायदा कर जाएंगे। अभी रमेश जी जैसा कह रहे थे, बिहार तरफ उत्तर प्रदेश में जातिगत मुद्दा चल सकता है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जातिगत मुद्दा उतना प्रभावी नहीं होता। और अब जबकि बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति को इतना परवान चढ़ा दिया है, राम मंदिर को लेकर, सनातन की बात को लेकर ये परवान चढ़ गई है। अब यदि आप हिंदुओं के बीच में विभाजन की राजनीति करेंगे तो मतदाता बर्दाश्त नहीं करता, वो कहता कुछ नहीं है क्योंकि उसको पता है कि वो यदि कुछ बात करता है तो वार्ड का पार्षद उसके घर आ जाएगा, जी कल को काम पड़ेगा तो नहीं होगा, गांव का है तो सरपंच काम नहीं करेगा, राजनीतिक नजरिए से देखा जाएगा। तो वो शांत रहता है, लेकिन जब वो ईएम का बटन दबाने जाता है, जहाँ वो बिल्कुल निजी तौर पर बटन दबाता है। एक बड़ा बयान आ रहा है सर कैलाश विजयवर्गीय का, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद वापस लौट रहे हैं, इस बयान पर भी चर्चा होगी। और आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान कि इस देश की राजनीति में साफ देख रहे हैं पीएम की राजनीतिक ऊंचाई का उतने कद का यानी कोई व्यक्ति नहीं है। मोदी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में हम 400 सीट जीतेंगे। ये बड़ा बयान, 400 सीटें जीतने का दावा ठोक दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। और ये कह सकते हैं ये कॉन्फिडेंस है उनका, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी 3 स्टेट में अप्रत्याशित जीत देखी है, उससे कॉन्फिडेंस इसे माना जाएगा। क्योंकि न केवल इंदौर एक के लिए बल्कि अलग अलग स्टेट पर काम करते हैं कैलाश विजयवर्गीय। वापस मैं अपने मेहमानों की तरफ लौटूं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है पहले वो मैं सुनवा देती हूं। देखिए, बहुत साफ दिखा दे रहा है देश की राजनीति के अंदर मोदी जी की राजनीतिक ऊंचाई का कोई भी व्यक्ति नहीं है। और मोदी जी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास कोई दूसरा नहीं है। यूं ही थोड़ी कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, कोई सी भी समस्या हो। अभी जैसे उत्तराखंड की घटना हुई, मजदूर फंसे, मजदूर ने बाहर निकलने के बाद कहा कि हम भगवान को याद करते थे और आपको याद करते थे, इसलिए कि आप यूक्रेन में फंसे लोगों को निकाल लेते थे, विदेशों में कहीं पे भी भारतीय फंसा होता उसको निकाल लेते। हम तो आपके देश में फंसे थे तो हमें विश्वास था कि आप निकालेंगे। ये विश्वास देश की जनता में मोदी जी के लिए है, ये देश में आज किसी भी नेता के लिए नहीं। और इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 400 से ज़्यादा सीट पर भविष्यवाणी पूरी होने वाली है 100%। मैं ज्योतिष नहीं हूँ पर राजनीति कार्यकर्ता हूँ और आकलन मेरा जमीनी हकीकत के आधार पर होता है। रमेश शर्मा जी, इस बयान को लेकर सीधा आपके पास 400 सीटें जीतने की बात कही जा रही है। 3 स्टेट जीतने के बाद बीजेपी का एक कॉन्फिडेंस, इसे आप कॉन्फिडेंस ही मानेंगे, आत्मविश्वास बीजेपी का? ये निश्चित रूप से ये बीजेपी का आत्मविश्वास है। और इसके अलावा जो मैं इसकी आधार के मैं अयोध्या के अभियान को ही देख रहा हूँ, क्योंकि 22 जनवरी को वहां पर जो कार्यक्रम है, आप कल्पना कर सकते हैं, संघ ने 30 करोड़ परिवारों से संपर्क करने की योजना बनाई है। यदि 30 करोड़ परिवारों में से वो 50% परिवारों से भी संपर्क कर पाए, क्योंकि संघ का जो कार्यकर्ता होता है वो बिल्कुल दीवानों की तरह होता है, उसको न तो किसी लाभ की परवाह होती है, न नुकसान की परवाह होती है, न श्रेय की परवाह होती है। तो अगर 30 करोड़ परिवारों से संपर्क का लक्ष्य बना हुआ है, और जिस तरीके से 10 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में पूरे देश भर में दीपावली का है, मैं समझता हूं ये सारी चीजों का लाभ लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। एक दूसरा सवाल जो थोड़ी देर पहले आपने प्रभु जी से पूछा था शिवराज जी के बयान को लेकर के, उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि शिवराज व्यक्तिगत जीवन में भी, शिवराज और साधना सिंह व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत भावुक हैं। एक छोटा सा उदाहरण शिवराज की जिंदगी का देना चाहता हूं। जब वो किशोर बैके थे, खेत में काम कर रहे थे, अपने हाल ही की समस्या को लेकर के वो इतने भावुक हुए कि पिताजी से झगड़ा हो गया था और पिताजी ने पिटाई करके घर से निकाल दिया था, या बुआ के पास रहने आ गए थे। और लेकिन वो इंटेलिजेंट इतने ज्यादा हैं कि जब बुआ फूफा जी ने उनको मॉडल स्कूल में भर्ती कराया तो 2 वर्ष के भीतर वो छात्र परिषद के अध्यक्ष हो गए थे। वो गोल्ड मेडलिस्ट है दर्शन शास्त्र में। और इसके अलावा जमीन से जुड़े हुए शिवराज इतने हैं कि जब 77 में, पूरे 18 के भी नहीं थे, जब 1977 में उनको आम सभाओं का काम सौंपा के आपको भीड़ जुटाना है, तो वो गांव में अगर पहुंचते थे, मैंने अपनी आंख से देखा है, वो गांव में पहुंचते थे तो नमक की बोरियां इकट्ठी करके उस पर खड़े। जी जी, चलिए, लगता है कनेक्शन टूट गया है हमारा रमेश जी से। एक छोटी प्रतिक्रिया में जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात रमेश सर।
तो कुल मिलाकर के संवेदना के साथ काम करना। और जब वो सांसद बने थे, बेटियों की शादी उन्होंने 1991 से शुरू की है, बेटियों को गोद लेकर के, निराश्रित बेटियों को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि शिवराज क्या ही कह रहे हो, वो व्यक्तिगत जीवन में भी उस तरह का काम बहन बेटियों का, तो वो उसका परिणाम उनको मिला। एक और बात कहना चाहता हूँ, वो उनकी रणनीति थी कि शिवराज का नाम नहीं लेना। आप कल्पना कर सकते हैं, जब आज अच्छे रिजल्ट आए तो मोदी जी ने फोन करके उनको बधाई दी। लगभग 2-2.25 मिनट बात हुई है। इनकमिंग कॉल था नरेंद्र मोदी का शिवराज के प्रति। तो शिवराज जी का अपना स्थान भाजपा में भी है, नरेंद्र मोदी के मन में भी है, लेकिन योजना के साथ छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी लीडर का नाम अलग रखा हुआ है। ठीक है जी सर, जी सर। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हेमंत जी बने हुए हैं, क्योंकि 400 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है और यह हक है उनका। जब आप कर्नाटक जीतने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी जीतने की बात कर सकते हैं, तो 3 स्टेट जीतने के बाद वो लोकसभा में जीत का दावा कर सकते हैं। सवाल यह है, अगर 400 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है तो फिर इंडिया अलायंस कहां जाएगा? देखिए, इंडिया अलायंस बहुत अच्छी रिकवरी करेगा 2024 के चुनाव में, और हम भी जो हमारी जीती हुई स्टेट है उसमें पूरी ताकत से पूरे एक जो हमारा मतदाता है उससे मिलकर हमारी नीतियों का बखान करेंगे, हमारी नीतियों की अच्छी चीजें बताएंगे और हम 100% सफलता प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश में किस तरह का बदलाव करेंगे? अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर मध्य प्रदेश में आपको कुछ करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए पूरा संगठन में काम होगा और बहुत अच्छी तरीके से हम छोड़ेंगे नहीं मध्य प्रदेश, बहुत अच्छी तरह से हम रिजल्ट देने जाएंगे मध्य प्रदेश में। प्रियंका जी, ये जीत वाकई तारीफ के काबिल, मेहनत तो की है, लेकिन अब मेहनत लोकसभा के लिए, और ये माना जा रहा है कि जो मोदी फैक्टर है इन 3 स्टेट में काम किया है, और उसको लेकर खुद न केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं और आत्मविश्वास से लबरेश कैलाश विजयवर्गीय जी भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, माननीय मोदी जी का जो जीवन है, या जिस तरह से हम लोगों ने अभी विगत 9 वर्षों से हम जिस तरह से उनको सतत एक जनसेवक के तौर पे देखते हैं, अनुकरणीय है और हम सभी के लिए वो प्रेरणा पुंज है। और हम सभी को ऐसे ही आदर्श व्यक्तित्व को पूरी तरह से आत्मसात करना चाहिए, ये मेरा खुद का भी अनुभव है, मैं ऐसा मानती हूँ। और एक बात, जैसे कि अभी हमारे माननीय जो हैं हमारे आदरणीय रमेश जी भाई साहब ने कही कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि संघ से जो भी व्यक्ति जुड़ा होता है, जो उसने कार्य किया होता है, वो व्यक्ति लाभ हानि या जय पराजय इनसे बिल्कुल अलग होकर के एक सन्यासी जीवन जीता है और उसके अंदर एक ललक लगी रहती है राष्ट्रवाद की, विकास की या राष्ट्रभक्ति की, देश प्रेम की। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर और अयोध्या मुद्दे को आपने इस इलेक्शन में भी खूब बुना, ग्राउंड पर जाके संघ भी काम कर रहा था, तो उसका भी फायदा आपको मिला है। यानी बाकी मुद्दे 2024 में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, इसी मुद्दे के साथ आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, आवाज नहीं मिल रही है प्रियंका जी को हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपनी सरकार बनाती हुई और मध्य प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई, बड़ी लीड लेती हुई अलग अलग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े किले ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। तस्वीर लगभग साफ है और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे वो आपके सामने आ ही जाएंगे कुछ ही देर में। बहुत ज्यादा इंतजार उस चीज का नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सामने आए, उन्होंने किस तरह से लाडली बहनाओं को अपना धन्यवाद प्रेषित किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय भी सामने आए। इस तरह से बयानों का दौर तो है ही, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन, एक तरफ हमने देखा 3 दिसंबर और दूसरी तरफ हमने देखा वही 3 दिसंबर जहां कई सारे विधायकों का, कई सारे प्रत्याशियों की भाग्य क्या, किस्मत का जो फैसला है वो सामने आ गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम उन विधायकों को जिन्होंने जीत दर्ज की है, शुभकामनाएं। नमस्कार।